मध्य प्रदेश में युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण की सोच को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इंदौर में यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समिट को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नव उद्यमियों से आह्वान किया है कि वे नवाचार, स्पष्ट सोच और सामाजिक दायित्व के साथ आगे बढ़ें। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भोपाल को मेट्रो की सौगात दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में यंग एंटरप्रेन्योर्स फाउंडेशन YEF द्वारा आयोजित नव उद्यमियों के भारत समिट 2025 में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नव उद्यमियों से आह्वान किया कि वे नवाचार, स्पष्ट सोच और सामाजिक दायित्व के साथ आगे बढ़ें। प्रदेश में अधिकाधिक निवेश करें। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, संसाधन और सुविधाएं हैं। राज्य शासन द्वारा निवेशकों को सभी संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योग न केवल संपन्नता बल्कि हजारों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत और मध्य प्रदेश उद्यमिता के नए शिखर छुएगा। इस प्रतिष्ठित आयोजन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि और पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। यह समिट नेतृत्व, उद्यमिता, आध्यात्मिकता और अगली पीढ़ी के लिए दूरदर्शी सोच को एक सशक्त मंच पर एक साथ लाने वाला ऐतिहासिक आयोजन रहा। देश भर से आए प्रभावशाली वक्ताओं, युवा उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विचारशील व्यक्तित्वों ने अपने अनुभव साझा किए। भगवान गणेश का खजराना मंदिर और सच में बुद्धि के देवता का जिस नगर से संबंध हो, वो हमारी उद्यमशीलता की इस मूल भावना की भी परमात्मा की दया से ये कितना सुसंगत होगा इस बात को रखना कि हमारे लिए बुद्धि, विवेक, विचार, इस सब मामलों से हमारी उद्यमशीलता का जो सीधा सीधा संबंध आता है, वो अतीत के काल से भगवान के अपने माता पिता की परिक्रमा से जाके जुड़ता है कि हमारे बीच विचार की ताकत के आधार पर शारीरिक बुद्धि के बजाय उद्यमशीलता किस तरफ ले जाती है कि दुनिया के अंदर 84 लाख योनियों में 33 करोड़ देवी देवता में प्रथम पूज्य अगर कोई बनाया भगवान अपने गणेश जी को, तो उसका सबसे बड़ा कारण बुद्धि के देवता अर्थात वो विचार की उद्यमशीलता है, जिसके कारण से अपने विचार के बलबूते पर शक्ति तो होगी, लेकिन विचार की अगर कहीं कमी रह जाती है तो हमको मालूम है कि विचार के आधार पर ही भगवान ने, परमात्मा ने खास करके हमारे लिए ये देवी देवताओं के माध्यम से सनातन संस्कृति की गौरवशाली विरासत हमको दी। जब मैं आपसे कोई बात यहां कर रहा हूं तो मैं अतीत के उसे कई सारे उदाहरण भरे पड़े हमारे अपने देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी। ये अपने देश की विशेषता कि अगर हमारे लिए अभी अभी 31 दिसंबर आ रहा है, अब कहने के लिए साल का परिवर्तन होगा, अब साल का परिवर्तन होगा, हम सब जानते हैं कि ये 25 दिसंबर और 25 दिसंबर से लगा करके 31 दिसंबर तक वर्ष के परिवर्तन में एक धर्म विशेष के लोग किसी के महापुरुष भगवान उनकी अपनी भावना से वो उनके जन्म के आधार पर वर्ष का परिवर्तन मानेंगे।
कोई किसी देवता के शरीर छोड़ने से उनके साल का परिवर्तन मानेंगे। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली भारतीय लोग कि हमारा संवत का परिवर्तन जब होता है तो संवत के परिवर्तन से किसी के जन्म और मृत्यु से नहीं जुड़ेगा। वो परिवर्तन उद्यमशीलता से जुड़ेगा, सामर्थ्य से जुड़ेगा, सक्षमता से जुड़ेगा और आर्थिक संपन्नता से। और आर्थिक संपन्नता भी कैसी, जिसको हमारे वेद वाक्य में कहा गया कि हम सैकड़ों हाथों से कमाएं और हजारों हाथों से वापस बांटें। ये हमारी गौरवशाली विरासत, ये हमारी क्षमता का प्रतीक, ये उसी भाव से वापस ले जाता है कि जैसे आप देखें कि हमारा संवत प्रवर्तन, मान लो विक्रम संवत की बात करते हैं कि 2000 साल पहले अगर विक्रम संवत का प्रादुर्भाव होता है तो विक्रमादित्य ने अपने देश से तमाम आतताइयों को अपने तलवार के, पुरुषार्थ के, पराक्रम के बलबूते से पूरे भारतवर्ष को मुक्त कराया। और मुक्त कराने के बाद जब सुशासन की बारी आई, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने की बारी आई, तो उन्होंने अपने उस पद्धति को विकसित किया जिस आधार पर हमारे यहां संवत लागू करने की परंपरा है। इसलिए आप उल्लेख करिए इस बात का कि विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले विक्रम संवत प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा मेरे भूभाग पर कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई कष्ट में नहीं रहना चाहिए, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। इसलिए केवल बोलने के बजाय सबको अपने अपने बलबूते पर जो जिस तरह का, जिस लायक व्यक्ति है, सबको कर्ज मुक्त करने के लिए सबको आमंत्रित करके सारा धन अपने कोष से देकर के भारत उस समय का भी आदर्श बना जब संवत प्रवर्तन की हमारी जो शर्त है कि हमारे समूचे शासन के उस परिक्षेत्र में किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। और केवल कर्जा नहीं, उतना आपको अंदाज लगा लो कि ऋणमुक्तेश्वर महादेव उज्जैन में एक देवस्थान है, सबको ऋण मुक्त करना। और ये ऋण मुक्त करके दोबारा लोगों ने कहा चलो दुनिया भर के लोगों से कहा कि आप अपने भारत के साथ आकर के अगर आप इसलिए बनाना चाहते हो, संबंध बनाना चाहते हो, तो भारत अपने सामर्थ्य से सबको मौका देता है। मैं आज इस बात को इस रूप में कहना चाहता हूं कि विक्रम संवत के प्रारंभ होने की शर्त सबको कर्ज मुक्त करना और उद्यमशीलता के लिए उतना और धन देना। ये कोई कभी कल्पना कर सकता है कि कोई शासनकर्ता इतना जबरदस्त रूप से धन अपने पास कैसे, एक तरह से बांटने के भाव मिला, लेकिन बांटना नहीं, समाज के लिए संपन्नता के आधार पर विचारों की उद्यमशीलता के साथ आर्थिक संपन्नता के लिए ये अतीत के काल का गौरवशाली पक्ष है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम उस देश के वासी हैं जहां संवत का प्रवर्तन सामर्थ्य से होता है, किसी के जन्म और मृत्यु से नहीं होता है। हमारा विक्रम संवत उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। हमें इस बात का गर्व है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये अभी संयोग सुखद, अभी माननीय सिंधिया जी कह रहे थे, कितना आपने उसका आकलन कर लेना। 1942 का जब परमाणु बम के आधार पर जापान की अर्थव्यवस्था सहित उस देश की हालत क्या हो गई थी। देश आजाद 47 में हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से देश भी आजाद हुआ। वो जापान अच्छा खासा देश नष्ट भ्रष्ट हो गया, लेकिन वो आर्थिक रूप से खड़ा होकर कहां से कहां चला गया। लेकिन ये संयोग है कि हमारे तत्कालीन शासनकर्ताओं की दृष्टि देश को उस तरह से ले जाने की नहीं थी। उसका दुष्परिणाम है कि देश अपने खुद के खाने के लिए भी अमेरिका पर लाल गेहूं पर निर्भर रहा। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी का करें, जिनके कारण से 11 साल के अंदर ही न केवल भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ, बल्कि 11 नंबर से खसक करके चौथे नंबर पे आया। और अब जापान को भी पीछे छोड़ करके 27 तक वास्तव में तीसरे नंबर पे आ रहा। और अभी हम ये समाचार पत्रों से, बाकी चीजों से रोज के घटनाक्रम से अवगत हो रहे होंगे, चाहे हमारा तेल आयात निर्यात का मामला हो या किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का मामला। हर क्षेत्र में भारत ने हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर ढूंढा है। और हमारे अपने इसी युवा, क्योंकि आप नई उम्र के हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के इस मंच पर मैं जब बात कर रहा हूं तो हमारी संभावना उसी प्रकार से, जब मैं इस तरह से बात थोड़े अतीत के काल से वर्तमान पे आता हूं। हमारी सरकार भी बनी 2023 में। सरकार बनने के बाद हमने खुद ने तय किया कि सरकार बनती है जनता के वोट से, लेकिन जनता के वोट से बनने वाली सरकार का अपना विजन क्या है, वो कहां तक जाना चाहते हैं, वो किस प्रकार से बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर के हमारे टारगेट तय होना चाहिए।
इसलिए हमने तय किया लगभग 3,15,000 करोड़ का हमारा बजट था। हमने कहा ये 5 साल में डबल करेंगे, तो सरकार में, इसलिए उस तरह से हमने टारगेट तय की। अगले साल खसक करके 3,67,000 का बजट किया। इस साल हमारा जो बीता साल गया 2025 का, जिसमें 4,21,000 किया, 5 साल के अंदर डबल करेंगे। आने के साथ ही सरकार के आधार पर कई सारे जो अनावश्यक खर्चे हैं, आप अंदाज लगा लो, दुनिया भर में मेडिकल कॉलेज बनते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ऐसा कहीं नहीं होता जो दुर्भाग्य से अपने यहां होता है। मेडिकल एजुकेशन अलग, मेडिकल डिपार्टमेंट का मंत्रालय अलग, और दोनों का अपना अपना खर्चा। हमने कहा इसकी क्या जरूरत है, अपने साथ इधर मेडिकल कॉलेज और इधर मेडिकल कॉलेज के लिए लाभार्थी होने बड़ी संख्या में रोगी और बीमार, उनको दोनों को एक करें। इसी का परिणाम है कि लगभग एक मेडिकल कॉलेज को बनाने के 1,000-1,200 करोड़ रुपए से लेकर 4,000 करोड़ तक का खर्चा लगता है। अब हम वो पैसा भी बचाएंगे और अपने यहाँ का इसी आधार पर मेडिकल कॉलेज जो हमारे हॉस्पिटल अगर पीपीपी मॉडल पे किसी को दे दें तो अपने आप मेडिकल कॉलेज के साथ चलाएंगे। मुझे खुशी है इसी साल 4 मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आकर के हमारे यहाँ सौगात भी दे रहे हैं, वो सरकार के पैसे भी बचा रहे। ये हमारी अपनी राज्य के प्रति प्रतिबद्धता है। जब मैं आपसे ये इस तरह की बात करके आगे बढ़ रहा हूं तो आपके हुकूमचंद मीर का यहाँ का इंदौर का उदाहरण इस बात के लिए सबके सामने है कि जब हम इंडस्ट्री के लिए जमीन देते हैं, सरकार इंडस्ट्री की जमीन देती है, लीज पे जमीन देती है। हमने तो सरकार से उद्यमशीलता के आधार पर जमीन लेते हैं, लेकिन जमीन लेने के बाद किसी कारण से टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, मैनेजमेंट फेल हो गया, कोई और कारण से अगर वो इंडस्ट्री बंद हो गई, ऐसे में जो लेबर जिसने हमारे साथ वर्षों तक काम किया, अगर वो उनका हिसाब किताब बाकी रह गया, अगर वो डिमांड उनकी कर रहे हैं, लेकिन ये वर्षों तक 30 साल तक इस बात के लिए उस मुद्दे पे उलझा रहा पूरा इंदौर कि हमारे 7,000 भाई बहन कि हमारे लिए हमारे हक के 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख दे दो। लेकिन ऐसे उलझे सुलझे प्रश्न में सरकार के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमने कहा कि ऐसा इसके बजाय वो जो सरकार थी जिसने जमीन दी थी वो उद्योगपति भारत के नागरिक थे, मध्यप्रदेश के नागरिक थे। अगर उन्होंने कोई फैक्ट्री खड़ी की तो फैक्ट्री खड़ी करने में उद्योगपति की भावना भी शुद्ध थी, लेकिन आज कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो गई। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ और उत्तर मध्य राज्यों के नगरीय विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के विशिष्ट आतिथ्य में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कई राज्यों के नगरीय विकास मंत्री बैठक में शामिल हुए। देश में मध्य प्रदेश एक साल में 2 शहरों में मेट्रो सेवा संचालित करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुभाष मेट्रो स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ कर पत्रकारों से चर्चा की। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो की जहां तक बात है, एक बहुत अच्छी सुविधा नागरिकों को उन शहरों में मिलती है जहां ये शुरू हो जाती है। आज प्रतिदिन का आंकड़ा बताया जाए कि मेट्रो में जो सफर करते हैं 1,20,00,000 लोग प्रतिदिन मेट्रो का उपयोग करते हैं। बहुत बड़ी संख्या है। अगर ये 1,20,00,000 अगर मेट्रो न होती तो सड़कों में बड़े बड़े शहर तो जाम होकर खड़े हो जाते। दिल्ली अकेला, जिसके अंदर 70 लाख लोग डेली इस पर ट्रैवल करते हैं, 400 किलोमीटर अकेले दिल्ली के अंदर मेट्रो का और जो है प्रचलन वो है। तो इस अवसर पर हमारे इन शहरों में भी, भोपाल हो अथवा इंदौर हो, भोपाल की तो आज संचालन शुरू हो गया, इंदौर में भी हमारी गति आगे बढ़ रही है। एक लाइन वहां पिछले कुछ समय से एक विवाद में अटकी हुई थी, उसका एक पोर्शन ये एलिवेटेड बनाया जाए या अंडरग्राउंड बनाया जाए। कभी कभी मत मिलते नहीं हैं। केंद्र के हमारा जो मेट्रो का संचालन देखने वाले लोग और हमारे मध्य प्रदेश के लोग आपस में थोड़ा विवाद था, लेकिन आज उस विवाद को हमने निपटा दिया है। मध्य प्रदेश की बात मान करके कि वो 7 किलोमीटर को अंडरग्राउंड करेंगे, उसमें जो खर्च आएगा, जिसके जिम्मे जो आएगा आएगा, लेकिन इस विवाद को खत्म किया है। और जो इंदौर है इसमें बहुत जल्दी ये जो लाइन है शुरू हो जाएगी, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, इस मेट्रो के कारण से लोगों का समय बचता है।
साधन बचता है और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, प्रदूषण न हो, इसके लिए मेट्रो का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि प्रदूषण के जो कई कारण हैं, उसके अंदर लोग कहते हैं कि खेती की पराली, वो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर डालते हैं, लेकिन आज देश भर में पराली का उपयोग करने की बहुत सी योजनाएं, नई तकनीक आ गई है, जिसमें से पराली अब जलाई जानी लगभग प्राय बंद हो गई है। उस पराली का उपयोग हमने करना शुरू किया ताकि उसके पैलेट्स बना करके और कोयले की जगह उसका उपयोग करें। इस पराली के उपयोग के कारण से प्रदूषण प्राय समाप्त हो गया है। दूसरा विषय आता है कंस्ट्रक्शन का। अभी कंस्ट्रक्शन भी, चूंकि ये भी महुआ के अंतर्गत भवन निर्माण की जो सारी विधियां, कलाएं हैं, वो हमारे इस विभाग में ही आती हैं। तो कल ही एक नरेडको, जो एसोसिएशन है नरेडको, उनके यहां बहुत से स्टेक होल्डर्स, ऐसे रियल एस्टेट के जो लोग आए हुए थे, उनके साथ चर्चा करके कि कैसे हम अपने प्रदूषण को कम कर सकते हैं। उसको कम करने के लिए नई नई विधियां ऐसी इजाद हो रही हैं। एक विधि चाइना ने उसका उपयोग किया है, वो है प्रीफैब कंस्ट्रक्शन, अर्थात पूरे मकान की बनी बनाई दीवारें हैं, उसके बीम्स हैं, उसके पिलर्स हैं, उसकी खिड़कियां हैं, अलमारियां हैं, दरवाजे हैं, वो सब शहर से दूर 100-200 किलोमीटर दूर जाकर के वहां उसको बनाया जाता है। सीमेंट से, सरिये से, स्टील से सब उसका उपयोग करते हैं। बाद में जिस दिन बिल्डिंग बनानी होती है, उस दिन शाम को चल के रात को उस स्थान पर पहुंचता है, अगले दिन सुबह सुबह प्रीफैब में काम शुरू करते हैं। 3 दिन के अंदर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना के पार करते हैं। चाइना ने इसका उपयोग शुरू किया है। एक मेट्रो स्टेशन प्रीफैब से केवल 1 दिन में मेट्रो स्टेशन बना दिया गया। ये उस विधि का एक चमत्कार है। और एक दूसरी नई विधि जिसका उपयोग अभी प्रारंभिक चरणों में है, अभी उसका, जिसको कहना चाहिए कि उसका केवल रिसर्च ही हुई है। रिसर्च में क्या है, 3D कैमरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। 3D का एक मैप बनाया जाता है और उसमें जितना भी कंक्रीट, उसका एक मसाला बना करके दूर से ट्रक में लाया जाता है, उस मशीन के अंदर डाला जाता है। उस डिजाइन के हिसाब से वो अपनी दीवारें, अलमारियां, खिड़की, जो कुछ बनाना है उसका बना करके वो बाहर हो जाते हैं। कोई मैन पावर उस पर लगती नहीं है। तो अपने आप में कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे बातें हो रही हैं, लेकिन प्रदूषण कैसे कम होगा उसका एक दूसरा विषय है। तीसरा बड़ा प्रदूषण का कारण है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी अब ऐसे यथास्थान बनाई जा रही है, उसके अंदर फ्यूल ऐसे यूज किए जा रहे हैं जिसके अंदर प्रदूषण न हो। इलेक्ट्रिक उपयोग है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का हो, इस ओर हम ध्यान कर रहे हैं। वो भी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बढ़ावा कैसे दें ताकि देश में प्रदूषण को खत्म कर सकें। और चौथा प्रदूषण जिसकी चर्चा इस विषय के साथ जुड़ी है, वो है यातायात के जो हमारे साधन हैं, उसका प्रदूषण। हमारी गाड़ियां पेट्रोल डीजल से इतना प्रदूषण छोड़ती हैं जिसका अनुमान आज दिल्ली जैसे लोग तो घबरा जाते हैं कि जैसा प्रदूषण वहां है, अब धीरे धीरे और शहरों को भी चिंता होने लगी है। तो ऐसे प्रदूषण को समाप्त करने के लिए मेट्रो इसका बड़ा साधन है। और उसके बाद अगला साधन वो भी शहरों के साथ जुड़ा है, उसमें ई बसेस भी बहुत प्रदूषण करती हैं। अब इलेक्ट्रिक बसें वो अगर देश को संवार रहे हैं। आज के इस बहुउद्देशीय कार्यक्रम में कई सारी सौगात के साथ आज भोपाल और प्रदेश का नया इतिहास शुरू हो रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब का, जिनके आशीर्वाद से हमारे लिए भोपाल का मेट्रोपॉलिटन एरिया का एक एरिया हमने जो प्रस्तावित किया था, उसका समूची सीमाओं का एक नक्शा आज लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई, सब्र का फल मीठा होता है और भोपाल की मेट्रो प्रारंभ होती है। जोरदार अभिनंदन। अब मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है। 1 साल के अंदर इंदौर और इंदौर के पीछे पीछे भोपाल को जो सौगात मिली है, ये सच में अद्भुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, मंच पर विराजमान माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान अरुण साहू जी छत्तीसगढ़,
माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री झावर सिंह जी राजस्थान, माननीय मंत्री श्रीमती पहले विश्वास सारंग जी हमारे खेल एवं युवक कल्याण मंत्री, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, माननीय मंत्री हमारे राकेश शुक्ला जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर जी, सभापति जी, और इस अवसर पर आप सब हम सब साक्षी बन रहे हैं एक साथ कई कामों के। जब यहां विकास की बात हो रही है तो मेट्रो के साथ साथ 5,800 करोड़ के 262 कामों के लिए जोरदार अभिनंदन, इसकी सौगात भी आज ही हमको मिल रही। ये जब हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो माननीय मोदी जी के इस विजन के आधार पर कि भविष्य में 2047 में देश की दशा और दिशा कैसी जाए, उसी सिलसिले में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। और उनके भी सभी माननीय मंत्रीगण एक नया प्रयोग करके 4 राज्यों के साथ मिलकर के, माननीय खट्टर साहब की ये तीसरी मीटिंग है, राज्यों के अंदर विकास कैसा हो उनकी बात वहीं नीचे मैदान में समझ करके ये जो क्षेत्रीय बैठक प्रारंभ हुई, सच में माननीय खट्टर साहब का जोरदार अभिनंदन, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब का, जिनके कारण से आज मध्य प्रदेश को सौभाग्य मिला है। हमारे राज्य की बात तो हो ही रही है, लेकिन हम आसपास के राज्यों के अंदर भी विकास के कौन कौन से नए आयाम आ रहे हैं, उन आयामों में रूबरू हो रहे हैं, हम बात भी समझ रहे हैं, हमारी अपनी अंदर की अच्छाई को भी साझा कर रहे हैं, और कई कोई कमियां हैं तो उसको सीखने समझने का भी मौका पा रहे हैं। मैं आज की इस बैठक के आधार पर सभी प्रकार से आज की बैठक निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध हुई होगी, ये मैं शुभकामना भी देता हूं। और आज 7 किलोमीटर की जो पहले फेज की हमारी मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हो रही है, ये सच में माननीय खट्टर साहब ने बता ही दिया कि मेट्रो के लाभ क्या होते हैं, और मेट्रो एक शहर की शान भी होती। हमें इस बात का आनंद है, राजा भोज का ये नगर एक नए गौरव से गौरवान्वित हो रहा है, उसका आनंद हम सबको आ रहा है। ये सब उन बातों का भी जवाब है जब यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल के पहले दूसरे दलों की सरकार हुआ करती थी, जब वो उनसे बात करते थे देश के अंदर ये सारे हालात किस प्रकार के थे, किस प्रकार का वातावरण था, हम कभी कल्पना ही नहीं करते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या हमारे विकास के मामले में खट्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि हम दुनिया के तीसरे देश में आ गए। मेट्रो की जिस तेज गति से वो गति बढ़ रही है, जोरदार अभिनंदन करें। और वो दुनिया का सबसे बड़ा वर्तमान की दृष्टि से एक अलग पहचान वाला देश अमेरिका, कुछ समय बाद उसको भी हम बीट करने वाले हैं। एक के बाद एक आर्थिक दिशा में भी जब हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ रहे, उसकी बड़ी बात हुई, और धीरे धीरे करके चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए, और 27 तक हम तीसरी आर्थिक ताकत बन रहे हैं। ये वाकई एकदम चमत्कार हो रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का और उनके माननीय मंत्रीगणों का, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। लेकिन आज का तो हम अगर अपने प्रदेश की बात करें, माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे, इतनी सारी सौगातें केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है आपके माध्यम से। ये कभी हमने सोचा ही नहीं कि पुराने प्रोजेक्ट में अब तो लगा था कि राज्यों को अपने से निपटना पड़ता था, लेकिन ताई से लेके माननीय कैलाश जी तक और सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ये मेट्रो अगर ऊपर से जाएगी तो हमारे पुराने शहर में काफी कठिनाई पैदा होगी, सुंदरता भी खत्म होगी, दिक्कतें भी बढ़ेगी। तो आपका उदार मना बाबा महाकाल की कृपा से आपने कहा कोई बात नहीं, अंडरग्राउंड करो, अंडरग्राउंड का पैसा भी देने के लिए पुनः तैयार है। ये हम आपका वास्तव में मन से आभार मानते हैं, या आपका प्रेम भी हम सबके प्रति, और एक नहीं कितने प्रकार से लाभ मिल रहा है। आज जब आपने कहा कि आपके पास पुराने वो JNU RM की योजना हो या बाकी भी लगभग 10,000 मकान है, और उसका भी आपने कहा कि अपनी मीटिंग में डिसाइड कर दिया कि आप अपने राज्य अपनी पॉलिसी बनाएं, हमारे द्वारा बनाए हुए भारत सरकार की राशि के भवन का भी प्रॉपर उपयोग करें, भविष्य की दृष्टि से भी और बहुत सारे प्रकार की प्लान करते करते ये वाकई ये तो चमत्कार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीब लोगों के लिए खुद के मकान बने, ये एक सपना हुआ करता था,
ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सच में पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार माने। इतनी बड़ी सौगात, लेकिन अब तो आपने किराएदारी वाली गुंजाइश भी जोड़ दी है। जोरदार अभिनंदन करें कि कोई आकर के कामकाज करना चाहे और किराएदारी के रूप में भी रहे तो उसका भी एक नया आयाम जोड़ा। ये एक के बाद एक इस प्रकार की सौगातें मिलना सच में आज के दौर में बड़ा अटपटा भी लगता है, लेकिन भारत सरकार के माध्यम से भी हमारे ये जो 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी है, इनको लगभग 18,500 करोड़ की ये नई हमारी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन मिली है, जिसके आधार पर हमारा महाराष्ट्र से संबंध सीधा एक नए प्रकार से जुड़ेगा। वंदे भारत की तो ऐसी सौगातें मिलती जा रही एक के बाद एक कि गिनती भूल गए। अभी आखिरी में खजुराहो से हमारे बनारस को जोड़ने वाली आखिरी एक अभी लगातार एक के बाद वो अलग सौगातें मिलती जाएगी। अब हमारी अपने राज्य सरकार ने भी उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे, आगरा ग्वालियर हाई स्पीड कॉरिडोर, बहुत सारे काम लेकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज तो सच में हम तो इतना ही कह रहे हैं कि आज की बैठक के साथ भोपाल का एक नया इतिहास आरंभ हुआ, जहां विकास की सौगातों के साथ मेट्रो ट्रेन की सौगात भी मिली और कई प्रकार के स्थानीय निकायों की दृष्टि से योग्य मार्गदर्शन भी मिला। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय खट्टर साहब का आभार भी मानता हूं और धन्यवाद भी देता हूं और उम्मीद करता हूं ये आपका प्रेम इसने सदैव हमारे साथ इसी प्रकार का बना रहेगा। पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।